Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. होता है कि बेस्ट सीजन्स में भी रियोत के पास बड़ी मुश्किल से अपने गुजारे लायक ही बचता था। इसके साथ ही गवर्नमेंट के पास कभी भी लैंड रेवेन्यू बढ़ाने का अधिकार भी था। ड्राउट या फ्लड्स के कारण फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को रेवेन्यू पे करना होता था। इस वजह से किसान धीरे धीरे मनी लेंडर्स के जाल में फंसने लगते हैं। इस तरह रियोतवाड़ी एरियाज में भी किसानों की हालत अच्छी नहीं रहती। ब्रिटिश इंडिया के करीब 52% एरिया में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें मद्रास और बॉम्बे के अलावा सिंध, असम और कुर्ग भी शामिल थे। अब बात करते हैं महालवाड़ी सिस्टम की। महालवाड़ी सिस्टम दोस्तों, जमींदारी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स और पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको महालवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। इसमें रेवेन्यू पूरे विलेज या एस्टेट के लिए फिक्स किया जाता था और सेटलमेंट गांवों के मुखिया या जमींदार के साथ होता था। इस सेटलमेंट को होल्ट मैकेंजी और RM बर्ड जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। स्टेट का शेयर इसमें लैंड की नेट इनकम का 66% तक रखा गया था और सेटलमेंट 30 साल के लिए किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 29% एरिया को कवर करता था। इस सिस्टम में भी बाकी सेटलमेंट्स के जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें भी लैंड रेवेन्यू का रेट बहुत हाई फिक्स किया जाता है और यहाँ भी प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पेजेंट्स पर डेट बर्डन बढ़ता जाता है। बहुत से एरियाज में लैंड मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स के हाथों में चला जाता है। कंक्लूजन दोस्तों, ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की वजह से इंडिया की रूरल इकोनॉमी पूरी तरह डिसरप्ट होने लगती है। विलेज कम्युनिटीज का एग्जिस्टिंग पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशल फ्रेमवर्क पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लैंड को एक मार्केट कमोडिटी में टर्न कर देता है। सोशल रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं। लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, ट्रेडर जैसी नई सोशल क्लासेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और पुअर पेजेंट्स, टेनेंट्स और एग्रीकल्चरल लेबर जैसी क्लास के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। विलेजेस में कोऑपरेशन का माहौल धीरे धीरे कंपटीशन में बदल जाता है। साथ ही इंडिविजुअलिज्म का सिस्टम ग्रो करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिशनल रूरल एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल जाता है। रेवेन्यू का ओवर असेसमेंट सभी सिस्टम्स का एक कॉमन फीचर निकल कर आता है, क्योंकि कंपनी का प्राइमरी एम तो रेवेन्यू इनकम को मैक्सिमाइज करना ही था। इसकी वजह से किसान कर्ज में दबने लगते हैं, जमीन की बिक्री बढ़ जाती है और बहुत से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ता है या एक टेनेंट की तरह काम करना पड़ता है। इस तरह ये रेवेन्यू सिस्टम्स पेजेंट्स में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आक्रोश को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आने वाले समय में बहुत से पेजेंट रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल दोस्तों, ब्रिटिशर्स द्वारा फॉलो की गई पॉलिसीज की वजह से इंडियन इकोनॉमी तेजी से कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसका नेचर और स्ट्रक्चर ब्रिटिश इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से तय होता था। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रप्ट कर दिया था। साथ ही ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट नहीं बने। वो हमेशा ही फॉरेनर्स की तरह यहाँ रहे और इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे और इंडियन वेल्थ को ट्रिब्यूट की तरह यहाँ से ले जाते रहे। इस तरह इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश ट्रेड और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, जिसके परिणाम हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक इंडिया पर रूल किया। इतने लंबे समय तक एक्सप्लॉइटेशन का नेचर एक जैसा नहीं रहा था। ये समय के साथ चेंज होता रहा और इसी के बेसिस पर कॉलोनियल रूल को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। आइए इन फेजेस को डिटेल में समझते हैं। 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल रूल के चेंजिंग इकोनॉमिक कैरेक्टर को समझने के लिए इंडियन स्कॉलर RP दत्त ने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज लगभग 1757 से 1813 तक चलता है और इसे मर्केंटाइलिज्म या कमर्शियल कैपिटलिज्म का फेज कहा जाता है।
इस फेज में ब्रिटिशर्स के दो मेन एम्स थे, एक ट्रेड और कॉमर्स पर अपनी मोनोपोली बनाना और दूसरा बुलियन की समस्या का समाधान ढूंढना। बुलियन की समस्या से हमारा मतलब है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से गुड्स परचेज करने के लिए अपने यहाँ के गोल्ड, सिल्वर और उनके कॉइन्स का यूज करना पड़ता था, जो कि मर्केंटाइलिज्म की दृष्टि से फेवरेबल नहीं था। मोनोपोली बनाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके बाकी की फॉरेन कंपनीज को रास्ते से हटा देती हैं और बुलियन की समस्या बैटल ऑफ प्लासी के बाद खत्म होती है, जिसे डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेसिकली इस फेज का फोकस इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डायरेक्ट कॉलोनियल प्लंडर पर रहता है। यहीं से इंडिया की इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा फेज लगभग 1813 से शुरू होकर 1860 तक चलता है। इसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज कहते हैं। इस समय तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और वहां बड़े स्केल पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। इन्हीं गुड्स को सेल करने के लिए मार्केट की जरूरत थी। साथ ही ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की और ज्यादा ग्रोथ के लिए बड़े स्तर पर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए थे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को भी खत्म कर दिया गया था और इसी के साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत भी करती है, जिसमें ब्रिटेन से इंडिया आने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती और इंडिया से ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल्स भी बिना किसी ड्यूटी के जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में इंडिया से जाने वाले किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट पर हैवी ड्यूटी बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर इंडियन टेक्सटाइल्स पर 300% ड्यूटी इंपोज की जाती है। इस तरह इस पीरियड के दौरान इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरलाइजेशन देखने को मिलता है। संक्षेप में कहें तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट और रॉ मटेरियल्स के सप्लायर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा और आखिरी फेज लगभग 1860 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। इसे फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फेज बोला जाता है। इस दौरान ब्रिटिशर्स इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इसका कारण ये था कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया के बाकी देशों में भी फैलने लगा था, जैसे कि जर्मनी, जापान एटसेट्रा। इस वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। सर्वाइव करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत समझी जाती है और साथ ही साथ पिछले फेज के दौरान प्रॉफिट्स जमा करते करते ब्रिटिशर्स काफी कैपिटल जमा कर लेते हैं, जिसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा रही थी। इसके साथ इंडिया में इन्वेस्ट करने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, साथ ही चीप लेबर भी मिल जाती है। इसलिए इस पीरियड में तेजी से ब्रिटिश कैपिटल का फ्लो इंडिया में होता है। लेकिन इसका मकसद इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना नहीं रहता, बल्कि इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना होता है। ब्रिटिश कैपिटल उन्हीं एक्टिविटीज में लगाई जाती है जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित होती हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार 1914 से पहले तक लगभग 97% ब्रिटिश कैपिटल रेलवेज, मर्चेंट शिपिंग, माइनिंग और फाइनेंशियल हाउसेज के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की गई थी। फेजेस को ब्रॉडली समझने के बाद आइए अब अलग अलग स्फीयर्स में हुए इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर से। इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कंपनी ने इंडिया में नए लैंड टेन्योर्स जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम एटसेट्रा को इंट्रोड्यूस किया था। इन सभी सिस्टम्स में रेवेन्यू रेट को बहुत हाई रखा गया था। साथ ही रेतवाड़ी और महलवाड़ी एरियाज में रेगुलर इंटरवल पर रेवेन्यू रेट बढ़ा दिए जाते थे। इन नई सिस्टम्स की वजह से नई सोशल क्लासेस जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, लैंड स्पेक्युलेटर्स इमर्ज होते हैं। रूरल इंडेटेडनेस बढ़ने लगती है और इंडियन कल्टीवेटर्स की कंडीशन खराब होती चली जाती है। ज्यादातर कल्टीवेटर्स गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के इम्पैक्ट को और डिटेल में हमने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी देखने को मिलता है, स्पेशली सेकंड यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाले फेज के दौरान। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो एटसेट्रा। इसलिए इंडिया में फूड क्रॉप्स की जगह ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया जाता है।
कई केसेस में तो पेजेंट से फोर्सफुली इन्हें कल्टीवेट कराया जाता है, जैसे इंडिगो प्लांटेशन के केस में। इसकी वजह से पेजेंट्स पर कर्ज तो बढ़ता ही है, साथ ही रूरल इकोनॉमी की सेल्फ डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। पेजेंट्स के पास खाने को अनाज नहीं रहता है और ऐसी सिचुएशन में फैमिन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एडवर्स इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर पर ही नहीं होता, बल्कि ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज को भी ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए डिटेल में समझते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश रूल का इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करती थी। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स भी इंडिया ट्रेड करने के लिए ही आए थे, और वो यहाँ अपने देश के प्रोडक्ट्स का ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि इंडिया से प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एटसेट्रा यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। मर्केंटाइलिज्म यानी कि फर्स्ट फेज के दौरान यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन सेकेंड फेज में शुरू होने के बाद इंग्लैंड से बड़ी संख्या में मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंडिया आने लगते हैं, जो कि इंडियन गुड्स से काफ़ी सस्ते होते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम होने लगती है। साथ ही वन साइडेड फ्री ट्रेड जैसी पॉलिसीज के कारण इंडियन गुड्स पर फॉरेन मार्केट में हैवी ड्यूटीज इंपोज की जाती हैं। इस तरह डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही मार्केट में इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन का एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं। इस वजह से इंडियन आर्टिजन्स को रॉ मटेरियल या तो मिलता नहीं है या फिर बहुत महंगे मिलने लगते हैं। इस कारण मजबूरी में इंडियन वीवर्स ये काम छोड़ने लगते हैं। रेलवेज का डेवलपमेंट भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे पहले कम से कम रिमोट कॉर्नर्स में तो इंडियन गुड्स की डिमांड रहती थी, लेकिन रेलवेज के आने के बाद देश के कोने कोने में सस्ते ब्रिटिश गुड्स पहुंच जाते हैं। इस तरह हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन तो तेजी से होता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। गैंजेटिक बिहार का स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि यहाँ टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो 1809-13 के समय 18.6% था, वो 1901 में घटकर सिर्फ 8.5% रह जाता है। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तो दूर, उल्टा इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होता है। आइए अब ब्रिटिश रूल के सबसे बड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझते हैं, जिसे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी से समझाया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इंडियन नेशनल लीडर्स और इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार इंडिया से इंग्लैंड के लिए होने वाला कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ, जिसके बदले में इंडिया को कोई भी इकोनॉमिक, कमर्शियल या मटेरियल रिटर्न नहीं मिलता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहलाता है। ये साल दर साल इंडिया से इंपीरियल ब्रिटेन द्वारा लिए जा रहे इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट की तरह था। मर्केंटिलिस्ट कॉन्सेप्ट में कहें तो इकोनॉमिक ड्रेन तब होता है जब एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से गोल्ड और सिल्वर देश से बाहर जाने लगते हैं। बैटल ऑफ प्लासी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन से बुलियन इंपोर्ट करती थी, लेकिन प्लासी के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में टेरिटरीज एडमिनिस्टर करना शुरू कर देती है और यहाँ के सरप्लस रेवेन्यूज पर उसका अधिकार हो जाता है। अब ब्रिटेन से बुलियन लाने की जगह इंडिया के ही रेवेन्यू को यूज करके कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स को परचेस करती है। इस तरह इंडिया के रेवेन्यू को कंपनी पूरी तरह अपने फायदे के लिए यूज करती है, जिसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता है। ये सिस्टम 1813 के चार्टर एक्ट से खत्म होता है, क्योंकि उसमें कंपनी के कमर्शियल और टेरिटोरियल रेवेन्यूज को सेपरेट किया जाता है। लेकिन इंडिया से इकोनॉमिक ड्रेन का एंड यहां भी नहीं होता, बस इसका कैरेक्टर थोड़ा बदल जाता है। 1813 के बाद ड्रेन एक तरफा एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में होता है। इस इकोनॉमिक ड्रेन के मेन कंस्टिट्यूएंट्स कुछ इस तरह थे। होम चार्जेस। होम चार्जेस ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता था जो इंडिया के बिहाफ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा इंग्लैंड में किए जाते थे। 1857 के रिवोल्ट से पहले होम चार्जेस इंडिया के एनुअल रेवेन्यू का 10 से 13% हुआ करते थे।
1897 से 1901 के बीच ये प्रोपोर्शन बढ़कर 24% हो गया था और 1921-22 में होम चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू के 40% तक पहुंच गए थे। होम चार्जेस के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला डिविडेंड, कंपनी द्वारा इंडिया के बाहर लिए पब्लिक डेट पर इंटरेस्ट, सिविल और मिलिट्री चार्जेस और इंग्लैंड में किए गए स्टोर परचेजेस आते थे। ड्रेन का नेक्स्ट कंपोनेंट था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। 20th सेंचुरी में ब्रिटेन से फाइनेंस कैपिटल इंडिया में एंटर होना शुरू होता है, यानी कि थर्ड फेज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की शुरुआत। 20th सेंचुरी में इंटर वॉर पीरियड के समय इस पर सालाना लगभग 30 से 60 करोड़ रुपए खर्च होते थे। यहां ये याद रखना चाहिए कि फॉरेन कैपिटलिस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि अपने फायदे के लिए इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। साथ ही इंडिजिनस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को अलग अलग तरीके से पीछे करने की कोशिश भी करते थे। इकोनॉमिक ड्रेन का एक और कंपोनेंट देखा जा सकता है फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनीज। इंडिया को बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग के लिए ह्यूज पेमेंट्स करने पड़ते थे। इससे इंडियन रिसोर्सेज का ड्रेन तो होता ही था, साथ ही इन स्फीयर्स में इंडिजिनस एंटरप्राइजेस की ग्रोथ भी नहीं हो पाई थी। इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में लिखते हुए दादा भाई नावरोजी ने कहा था कि ये ईवल ऑफ ऑल ईवल्स है और इंडियन पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण भी है। इनके अनुसार ब्रिटिश रूल की शुरुआत से लेकर 1865-66 तक कुल 1500 मिलियन पाउंड्स का ड्रेन इंडिया से हो चुका था और 1883 से 1892 के बीच करीब 359 करोड़ रुपीस ड्रेन हुए थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए न सिर्फ ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को लूटने का काम किया, बल्कि इसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए जो जरूरी कैपिटल थी वो तो ब्रिटेन ट्रांसफर हो रही थी। ये तो बात हो गई कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया पर हुए इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की, लेकिन ये इम्पैक्ट्स सिर्फ कॉलोनियल रूल तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इनकी लेगेसी इंडिपेंडेंट इंडिया पर भी देखने को मिलती है। कैसे, आइए जानते हैं। ब्रिटिश लेगेसी ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। 200 साल का ब्रिटिश रूल एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों ही सेक्टर्स में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की लेगेसी छोड़ जाता है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए, तब दुनिया की सबसे जटिल लैंड प्रॉब्लम पीछे छोड़ गए, जिसमें लैंड राइट्स की कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की थी, लैंड टेन्योर की इनसिक्योरिटी थी, कल्टीवेशन के टेक्निक्स प्रिमिटिव बने हुए थे, पर एकड़ यील्ड बहुत कम थी, एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स फ्रैगमेंटेड थी और मनी लेंडर्स का शिकंजा रूरल इकोनॉमी पर बना हुआ था। इसके साथ ही एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने न के बराबर किया था। कम शब्दों में कहें तो देश पर अकाल यानी कि फैमिन का खतरा लगातार मंडरा रहा था। इस स्थिति से निकलने के लिए देश को कई साल लग गए और एग्रीकल्चर की कुछ समस्या जो ब्रिटिश लेगेसी हैं अभी तक बनी हुई हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इंडियन इंडस्ट्रीज का लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ था, प्रोडक्शन टेक्निक्स बहुत ही कम थी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज पर ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल का दबदबा अभी भी बना हुआ था। ब्रिटिशर्स इंडिया को लो पर कैपिटा इनकम वाला गरीब देश बनाकर चले गए थे। एवरेज इंडियन इनकम कुछ इस तरह थी कि लोग 3 मील्स की जगह सिर्फ 2 मील्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस शर्त पर कि कपड़े की कोई डिमांड ना हो, सर के ऊपर छत भी ना हो और किसी तरह का कोई अम्यूजमेंट या रिक्रिएशन तो भूल ही जाओ। इस तरह आज़ादी के समय इंडिया को ब्रिटिश लेगेसी के रूप में वर्षों के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के नीचे दबी इकोनॉमी और गाइडेड अंडर डेवलपमेंट मिलता है। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर ही दिखता है। यही वजह थी कि इंडियन नेशनलिस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियोरी से कॉलोनियल रूल को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और इंडिया में इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत होती है।
कॉलोनियल रूल एक बड़ी वजह थी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बैकवर्डनेस के लिए भी कॉलोनियल पॉलिसीज ही रिस्पॉन्सिबल थी। चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एक्ट टिल 1858। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। इसके बाद 1765 में बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की रहती है। इस सिस्टम के कारण कंपनी के पास बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूरी अथॉरिटी आ चुकी थी। इसका रिजल्ट ये होता है कि कंपनी के सर्वेंट्स में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने फायदे के लिए प्राइवेट ट्रेड में बिजी रहने लगते हैं। इसके साथ ही एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से पेजेंट्री का भी शोषण होने लगता है और इसके ऊपर से 1772 में कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है, जबकि उसके एम्प्लॉइज दिन रात फ्लरिश कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला करती है कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए अब उसे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस दिशा में सबसे पहला कदम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद धीरे धीरे कंट्रोलिंग लॉज का नंबर बढ़ने लगता है। आइए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश कैबिनेट पहली बार इंडिया में कंपनी के अफेयर्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। यह एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज कर देता है। इसके अलावा बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर जनरल की 4 मेंबर वाली काउंसिल का प्रोविजन रखा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर काम करना होता है। इसके साथ ही कैलकाटा में ओरिजिनल और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन वाला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन भी था, जिसमें एक चीफ जस्टिस के साथ 3 जजेस को अपॉइंट किया जाना था। कंपनी के डायरेक्टर्स को रेवेन्यू अफेयर्स और सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी कॉरेस्पॉन्डेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए भी कहा गया था। इस एक्ट ने कोशिश की थी कि कंपनी के अफेयर्स को बेटर तरीके से रेगुलेट किया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती और 1784 में एक और एक्ट पास करना पड़ता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ड्यूअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि कंपनी के साथ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर एस्टैब्लिश किया जाता है। इंडिया में कंपनी की टेरिटोरियल पोजेशंस को एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन बोला जाता है। इस तरह कंपनी अब स्टेट का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बन जाता है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंपनी का अपना कंट्रोल बना रहता है। ड्यूअल सिस्टम के तहत 1784 का ये एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एस्टैब्लिशमेंट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स पर कंट्रोल करना था। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और क्राउन द्वारा अपॉइंटेड प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर्स इसका हिस्सा थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्ट्रेंथ को 4 से घटाकर 3 मेंबर्स कर दिया जाता है, जिसमें एक मेंबर कमांडर इन चीफ को रखा जाता है। साथ ही बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल का सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। 1784 के एक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट 1793। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से चार्टर मिला था, जिसके तहत ईस्टर्न ट्रेड में इसकी मोनोपोली एस्टैब्लिश की गई थी। 1793 का चार्टर एक्ट इसी चार्टर को और 20 साल के लिए रिन्यू कर देता है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर भी दी जाती है। इसमें एक प्रोविजन ये भी होता है कि सभी सीनियर ऑफिशियल्स जैसे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और कमांडर इन चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उसके पूरे स्टाफ का खर्चा अब इंडियन रेवेन्यू से उठाए जाने का प्रावधान था। 1793 का ये चार्टर एक्ट
कंपनी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअली 5 लाख पाउंड्स देने का प्रोविजन भी करता है। 20 साल बाद जब इस चार्टर के एक्सपायर होने का समय होता है तब नेक्स्ट चार्टर एक्ट पास किया जाता है। चार्टर एक्ट 1813। 1813 का चार्टर एक्ट कई मायनों में एक लैंडमार्क चार्टर एक्ट था। इंग्लिश ट्रेडर्स इस समय डिमांड करने लगे थे कि उन्हें भी इंडियन ट्रेड में शेयर मिलना चाहिए, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली का विरोध कर रहे थे। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो लेज़र फेयर की स्पिरिट और दूसरा नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसके तहत बाकी यूरोपियन पोर्ट्स ब्रिटेन के लिए क्लोज कर दिए गए थे। इसलिए ब्रिटिश ट्रेडर्स चाहते थे कि इंडियन ट्रेड को सभी के लिए ओपन कर दिया जाए। इनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1813 का चार्टर एक्ट पास करती है, जिसके तहत कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन चाइना के साथ और ओवरऑल टी यानी कि चाय के ट्रेड में उसकी मोनोपोली बनी रहने दी जाती है। साथ ही इंडियन टेरिटरीज और रेवेन्यू को कंपनी और 20 साल तक रिटेन कर सकती थी, लेकिन क्राउन की सॉवरेनिटी के अंदर रहते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं। इस एक्ट में इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एनुअली 1 लाख रुपए की ग्रांट का प्रोविजन भी था। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडियन आने और अपना रिलीजन प्रीच करने की परमिशन दे दी जाती है। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद फिर से 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट पास होता है। चार्टर एक्ट 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी को टेरिटरीज और रेवेन्यू कलेक्शन पर मिली 20 साल की लीज को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन चाइना और चाय के ट्रेड पर कंपनी की मोनोपोली को इस बार एंड कर दिया जाता है। इसके अलावा यूरोपियन इमिग्रेशन और इंडिया में प्रॉपर्टी के एक्विजिशन पर सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं, जिससे यूरोपियंस द्वारा इंडिया का कॉलोनाइजेशन और तेजी से बढ़ता है। 1833 का ये एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में चेंज कर देता है और उसको कंपनी के सभी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल और डायरेक्ट करने की पावर दे दी जाती है। सभी रेवेन्यूज भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में रेज किए जाने थे और एक्सपेंडिचर पर भी पूरी तरह उसका कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इंडियन लॉज के कंसोलिडेशन और कोडिफिकेशन के लिए एक लॉ कमीशन का प्रोविजन भी इस एक्ट में था। एक्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक 4th मेंबर भी ऐड करता है, जो कि लॉ मेकिंग में एक लीगल एक्सपर्ट हो। इसे लॉ मेंबर भी कहा जाता है। पहली बार लॉर्ड मकॉले ये पोजीशन लेते हैं। इसके साथ ही बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी तरह खत्म कर दी जाती हैं। अब वो सिर्फ गवर्नर जनरल को प्रपोजल भेज सकते थे। फाइनल डिसीजन लेने का राइट सिर्फ गवर्नर जनरल के पास ही होता है। 1833 का चार्टर एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्लेवरी अबॉलिश करने के स्टेप्स लेने के लिए भी कहता है। आइए अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट के प्रोविजंस को समझते हैं। चार्टर एक्ट 1853। 1853 का चार्टर एक्ट डिसाइड करता है कि जब तक पार्लियामेंट कोई और कानून नहीं बनाता तब तक इंडियन टेरिटरीज का पोजेशन कंपनी के पास ही रहेगा। यानी पहली बार लीज को 20 और सालों के लिए ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं किया जाता। इसके अलावा सर्विसेज पर से कंपनी का पेट्रनेज खत्म कर दिया जाता है। मतलब अब कंपनी अपनी पसंद से सर्विसेज में अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती थी, बल्कि इसके लिए ओपन कंपटीशन का प्रोविजन किया जाता है। लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल मेंबर बना दिया जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी सेपरेट करता है। लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए 6 एडिशनल मेंबर्स को शामिल किया जाता है। इस लेजिस्लेटिव विंग को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है और इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन फाइनल लॉ के लिए गवर्नर जनरल की असेंट की जरूरत होती है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी बिल को वीटो कर सकता था। दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट आखिरी चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके 4 साल बाद ही 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। रिवोल्ट ऑफ 1857 कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। उससे पहले तक इंडिया में मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस अनोमली को रेक्टिफाई करने का समय आ गया है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सही मौका था कंपनी से इंडियन टेरिटरीज की पोजेशन को लेने का। 1858 का एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम का एंड कर देता है। अब इंडिया को कंपनी नहीं बल्कि क्राउन के नाम पर गवर्न किया जाना था। इसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर की काउंसिल अपॉइंट की जाती है। काउंसिल का नेचर सिर्फ एडवाइजरी था। अगस्त 1858 में लॉर्ड स्टैनली पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइटल को रिप्लेस करके वाइसरॉय कर दिया जाता है, जिसका मतलब था क्राउन का एजेंट, और वाइसरॉय को डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। इसके साथ लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वाइसरॉय बनते हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इस मोमेंट पर क्राउन के द्वारा पावर अस्यूम करना बस एक फॉर्मेलिटी ही थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, काफी पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट कर रही थी। कह सकते हैं कि इस एक्ट ने ऑलरेडी डेड हॉर्स यानी कि कंपनी को एक डिसेंट बैरियल देने का काम किया था। कंक्लूजन दोस्तों, ये थी 1858 तक पास किए गए इंपॉर्टेंट एक्ट्स की समरी, जिसमें हमने देखा कि कैसे ग्रेजुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडियन एम्पायर को कैप्चर कर लेती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए एक्ट्स को समझेंगे। एक्ट्स, डेवलपमेंट्स आफ्टर 1858 टिल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने 1858 तक के रेगुलेशंस और चार्टर एक्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि 1858 के एक्ट से कंपनी के रूल का एंड हो जाता है और इंडिया डायरेक्ट क्राउन के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। इसके बाद पहला एक्ट पास होता है 1861 में, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बोला जाता है। आइए इसके प्रोविजंस को समझते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल के काउंसिल में सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। काउंसिल के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए 5th मेंबर को ऐड किया जाता है। ये 5 मेंबर्स होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस देखते थे। इस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग का आइडिया था। इस सिस्टम में ईच मेंबर को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो असाइन किया जाता है। लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल को एनलार्ज कर दिया जाता है। 6 मेंबर्स की जगह अब 12 मेंबर्स इसका पार्ट थे। इन्हें खुद गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे। इनका अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए किया जाता था और 12 में से कम हाफ मेंबर्स का नॉन ऑफिशियल होना जरूरी था। यहाँ नॉन ऑफिशियल का मतलब था ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज का पार्ट नहीं थे, और इसमें यूरोपियंस और नेटिव इंडियंस दोनों ही शामिल थे। ये एक्ट बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स और उनकी काउंसिल्स की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर देता है, जिन्हें 1833 के चार्टर एक्ट ने खत्म कर दिया था। लेकिन बिना गवर्नर की परमिशन के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। इसके साथ ही वाइसरॉय के पास काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर भी थी। इमरजेंसीज के दौरान वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर भी दी जाती है। इस एक्ट के अंदर बाकी प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फॉर्मेशन का प्रोविजन था, जिसके तहत 1862 में बंगाल, 1886 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और 1897 में पंजाब और बर्मा में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी लेजिस्लेशन को डिसअप्रूव कर सकता था। मतलब लेजिस्लेशन पर अल्टीमेट पावर ब्रिटेन में बैठे सेक्रेटरी के हाथ में थी। दोस्तों, इस तरह 1861 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एनलार्ज तो कर दिया, लेकिन उनका रोल लिमिटेड ही था। ये मेनली एडवाइजरी था
और फाइनेंस यानी कि बजट के ऊपर कोई भी डिस्कशन तक करना अलाउड नहीं था। आइए अब नेक्स्ट काउंसिल एक्ट की बात करते हैं जो 1892 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हो चुकी थी और कांग्रेस की सबसे बड़ी डिमांड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रिफॉर्म करना ही थी। इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास करती है। एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्दर एनलार्ज किया जाता है। साथ ही सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही जगह नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार्स, ट्रेड बॉडीज और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए मेंबर्स रेकमेंड करने की पावर दी जाती है। इस तरह ये एक्ट पहली बार प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करता है। एक्ट में इलेक्शन टर्म का यूज तो नहीं किया गया था, लेकिन कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के सिलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन के एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके साथ ही लेजिस्लेचर्स को बजट पर डिस्कशन करने की पावर भी दी जाती है और वो कुछ लिमिट्स के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी कर सकते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें 6 दिन पहले नोटिस देना होता था। दोस्तों, 1892 का काउंसिल एक्ट कांग्रेस के लिए एक अचीवमेंट जरूर था, क्योंकि उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एनलार्ज करने की डिमांड इसने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी और ना ही उनके पास कोई सब्सटैंशियल पावर्स थी। इसलिए फर्दर रिफॉर्म्स की डिमांड बनी रहती है और अगला रिफॉर्म एक्ट 1909 में पास होता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। 1909 के काउंसिल्स एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया की गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट लाने का पहला ब्रिटिश अटेम्प्ट था। इसके थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को 16 मेंबर्स से इंक्रीज करके अब 60 मेंबर्स कर दिया जाता है। पहली बार वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को शामिल किया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। उन्होंने लॉ मेंबर के पद पर काउंसिल को ज्वाइन किया था। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर्स की संख्या भी इंक्रीज कर दी जाती है। इसके अलावा सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पहले से ज्यादा पावर्स दी जाती हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो जाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स अब बजट पर डिस्कशन के साथ ही रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट भी उन्हें दिया जाता है। 1909 का एक्ट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन भी करता है। साथ ही इंडियन अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में भी 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। इस तरह मॉली मिंटो रिफॉर्म्स एक तरफ तो काउंसिल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे प्रोविजंस की हेल्प से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे लेकर जाते हैं। इसके 10 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अगला रिफॉर्म एक्ट पास करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों, 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर बेस्ड था। अगस्त 1917 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि उसका ऑब्जेक्टिव इंडिया में ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना है। ये एक्ट उसी दिशा में कदम समझा जा सकता है। इस एक्ट ने सेंटर में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस था। दोनों ही हाउसेस में मेजॉरिटी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की होती थी, यानी कि 1919 का एक्ट पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन करता है। हालांकि फ्रैंचाइज यानी कि वोटिंग का राइट बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन के पास ही था। ये प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन जैसी क्वालिफिकेशंस पर बेस्ड था। एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को भी एक्सटेंड किया गया था और मुस्लिम्स के अलावा सिख्स, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे। इसके अलावा प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके तहत सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड।
रिजर्व्ड लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स को गवर्नर द्वारा एडमिनिस्टर किया जाना था। इसमें लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया था। वहीं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर करने वाले थे, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स के बीच से नॉमिनेट किया जाना था। इसमें एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एक्साइज जैसे सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने की सिचुएशन में गवर्नर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अंडर ले सकता था। पहली बार प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को भी सेपरेट किया गया था, यानी कि प्रोविंसेस को अब खुद का बजट बनाने की पावर मिल गई थी। एक्ट के एक प्रोविजन के अनुसार इंडिया के लिए हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, जो लंदन में 6 साल तक इस ऑफिस पर रहेगा और उसका काम यूरोप में इंडियन ट्रेड को देखना होगा। कुछ फंक्शंस जिन्हें पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखते थे, अब हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एक्ट में यह फैसला भी किया जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे अभी तक इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता था, अब ब्रिटिश एक्सचेकर से उसकी पेमेंट होगी। इससे होम चार्जेस कम होते हैं। इसके साथ दोस्तों 1919 के इस एक्ट की वजह से इंडियन लीडर्स को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में काम करने का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जरूर मिला था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा करने से अभी ये बहुत दूर था। इंडियन लेजिस्लेचर अभी भी एक नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी थी और गवर्नमेंटल एक्टिविटी के सभी स्फीयर्स में एग्जीक्यूटिव के सामने पावरलेस बनी हुई थी। दोस्तों 1919 के एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी, जो 1919 के रिफॉर्म्स को इवैल्यूएट करेगी और आगे के रिफॉर्म्स के बारे में सजेशंस देगी। लेकिन नवंबर 1927 में, यानी कि शेड्यूल से 2 साल पहले ही, इस कमीशन के अपॉइंटमेंट को अनाउंस कर दिया जाता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे उसके चेयरमैन के नाम पर साइमन कमीशन भी कहा जाता है, अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करती है। इसके प्रपोजल्स पर डिस्कशन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, जिसके आधार पर 1935 का एक्ट पास किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 451 क्लॉजेस और 15 शेड्यूल्स थे। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने की बात कही गई थी, जिसके तहत गवर्नर्स प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का एक यूनियन फॉर्म किया जाना था। इसके साथ ही प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव हाउसेस के बीच डेडलॉक की स्थिति में जॉइंट सेशन का प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ ही लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेशन की पावर वाइसरॉय को दी जाती है। फेडरल लेजिस्लेचर द्वारा पास बिल को वीटो करने की पावर वाइसरॉय के पास बनी रहती है। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है और वहां फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है। हालांकि कुछ सेफगार्ड्स भी रहते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को भी फर्दर एक्सपैंड किया जाता है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और असम में बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन भी इसमें शामिल था। कम्युनल इलेक्टोरेट्स के प्रिंसिपल को एक्सटेंड करते हुए डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन और लेबर क्लास के लिए भी इसका प्रोविजन कर दिया जाता है। 1935 का एक्ट फ्रेंचाइज को भी एक्सटेंड करता है। टोटल पॉपुलेशन में लगभग 10% को अब वोटिंग राइट मिल जाता है। एक्ट में फेडरल कोर्ट का प्रोविजन भी था, जिसे 1937 में इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके पास ओरिजिनल और अपेलेट पावर्स के साथ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सेटल करने की पावर भी थी। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाता है। दोस्तों, एक्ट में विजुअलाइज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन तो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाता, क्योंकि इंडिया की डिफरेंट पार्टीज और स्पेशली प्रिंसली स्टेट्स इसके अगेंस्ट हो गए थे। 1 अप्रैल 1937 को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ माइनर अमेंडमेंट्स के साथ अभी भी 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती रहती है। 1935 के एक्ट का ऑपरेटिव पार्ट
आज़ादी मिलने तक यानी कि 15 अगस्त 1947 तक फोर्स में रहता है। ये एक्ट एक कोशिश थी इंडिया को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देने की, लेकिन इसके क्रिएशन में इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इसके साथ ही इसमें अमेंडमेंट का राइट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही दिया गया था। इंडिया में इस एक्ट के लगभग सभी सेक्शंस ने आलोचना की थी और कांग्रेस ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। इसकी जगह कांग्रेस एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की डिमांड करती है और आगे चलकर ये डिमांड भी पूरी होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक 1935 एक्ट के थ्रू ही इंडिया को गवर्न किया जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके काफी सारे प्रोविजंस को बोरो करता है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह 1858 के बाद धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे। अलग अलग एक्ट्स के द्वारा इंडिया में कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी। हालांकि पूरी तरह इसका फॉर्मेशन आज़ादी मिलने के बाद ही होता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इन एक्ट्स के थ्रू इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो आज़ादी के बाद इंडियन डेमोक्रेसी को सफल बनाने में काफी मदद करता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस दोस्तों, इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही लोकल गवर्निंग बॉडीज देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो मौर्यन एम्पायर के दौरान पाटलिपुत्र की सिटी काउंसिल्स हों या फिर चोला एम्पायर की विलेज असेंबलीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का ट्रेडिशन हमारे यहाँ बहुत पुराना है। लेकिन जिस तरह आज हम लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज को समझते हैं, उसका डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल के समय शुरू हुआ था। आज हम इसी को यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उसे समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लोकल गवर्निंग बॉडीज का डेवलपमेंट क्यों शुरू किया था। तो आइए जानते हैं रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ लोकल बॉडीज। बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में लोकल बॉडीज को एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लेती है। इसमें सबसे पहला कारण था ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से आ रही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। स्पेशली 1857 की क्रांति के बाद कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत अधिक बढ़ गया था। ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी हो गया था, जिससे रोड और पब्लिक वर्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज को ट्रांसफर की जा सके और गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू भी मिले। इसके अलावा नेशनलिस्ट लीडर्स की भी डिमांड थी कि बेसिक सिविक फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट किया जाए, जो कि लोकल बॉडीज के थ्रू ही बेटर हो सकता था। साथ ही कुछ ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स का यह भी मानना था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंडियंस को जोड़ने से ब्रिटिश सुप्रीमेसी भी अंडरमाइन नहीं होगी और इंडियंस में बढ़ते हुए पॉलिटिसाइजेशन को भी सीमित किया जा सकेगा। इसके साथ ही लोकल वेलफेयर के लिए लोकल टैक्सेस का यूज होने से ऑलरेडी बर्डन सेंट्रल ट्रेजरी पर प्रेशर भी नहीं बनेगा। एक तरह से बेसिक सिविक अमेनिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उनकी नहीं थी। इन सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए ही ब्रिटिशर्स इंडिया में लोकल बॉडीज का डेवलपमेंट शुरू करते हैं। आइए अब लोकल गवर्नमेंट के एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। द बिगिनिंग। सबसे पहले लोकल बॉडीज प्रेसिडेंसी टाउन्स में इस्टेब्लिश की जाती हैं। 1687 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में कॉरपोरेशन सेटअप करने का ऑर्डर दिया था। ये कॉरपोरेशन ब्रिटिश और इंडियन मेंबर्स से मिलकर बनी थी और इसे सिटी में गिल्ड हॉल, जेल, स्कूल एटसेट्रा बिल्ड करने के लिए टैक्स लेवी करने की पावर दी गई थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि रेजिडेंट्स डायरेक्ट टैक्सेस देने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से कॉरपोरेशन कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाती। इसके बाद 1726 का चार्टर एक्ट कॉरपोरेशन की जगह मेयर्स कोर्ट सेटअप करने का प्रोविजन करता है। मेयर्स कोर्ट की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा जुडिशियल थी। मद्रास के अलावा बॉम्बे और कैलकाटा में भी सिमिलर मेयर्स कोर्ट सेटअप किए जाते हैं। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पहली बार म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करता है। इसमें गवर्नर जनरल को पावर दी जाती है कि वो प्रेसिडेंसी टाउन्स में जस्टिसेस ऑफ पीस को अपॉइंट कर सकते हैं। जस्टिसेस ऑफ पीस को पुलिस कॉस्ट मीट करने, स्कैवेंजिंग और रोड्स को रिपेयर करने के लिए हाउस और लैंड्स पर टैक्स लगाने की पावर दी गई थी।
इसके अलावा 1850 में एक एक्ट पास किया गया था, जिसके बाद प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा दूसरे टाउन्स में भी म्यूनिसिपल बॉडीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। इसमें म्यूनिसिपल बॉडीज को इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की पावर दी गई थी। इसका फायदा उठाकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी कि मॉडर्न यूपी और बॉम्बे के बहुत सारे टाउन्स में म्यूनिसिपल कमिटीज सेटअप की गई थी। प्रेसिडेंसी टाउन्स में रेंटल वैल्यू के 5% रेट पर हाउस टैक्स इम्पोज किया गया था। 1840 से 1853 के बीच टैक्स पे करने वालों को कॉरपोरेशन के मेंबर्स को इलेक्ट करने का राइट भी दे दिया गया था। लेकिन 1856 में ये सिचुएशन पूरी तरह रिवर्स हो जाती है, क्योंकि बॉम्बे में एग्जीक्यूटिव पावर नॉमिनेटेड कमिश्नर के हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर दी जाती है। ऐसा ही प्रोसीजर मद्रास और कैलकाटा में भी फॉलो होता है। इसके बाद लोकल बॉडीज के एवोल्यूशन में एक बड़ा डेवलपमेंट 1870 में होता है। आइए इस डेवलपमेंट को डिटेल में समझते हैं। मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870। 1870 में वाइसरॉय लॉर्ड मेयो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये रेजोल्यूशन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड था। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी को देखते हुए इंपीरियल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दिए थे, जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और रोड्स एटसेट्रा। इसके लिए इंपीरियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविंसेस को एनुअल ग्रांट दिए जाने थे। साथ ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपने बजट को बैलेंस करने के लिए लोकल टैक्सेशन का अधिकार भी दिया गया था। लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन में कहा गया था कि एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ और लोकल पब्लिक वर्क्स के लिए डिवोटेड फंड्स को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए लोकल इंटरेस्ट, केयर और सुपरविजन बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब यह हुआ कि लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। रेजोल्यूशन में आउटलाइंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स म्यूनिसिपल एक्ट पास करती है। बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस एक्ट 1871 रूरल बंगाल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लिया गया पहला कदम था। सिमिलर एक्ट्स मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब में भी पास होते हैं। लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन के करीब 12 साल बाद एक और वाइसरॉय इंडिया में लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए प्रोएक्टिव नजर आते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882। लॉर्ड रिपन के समय एडमिनिस्ट्रेशन के हर स्फीयर में लिबरलाइजेशन देखने को मिलता है। उनका 1882 का रेजोल्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विकास में एक लैंडमार्क है। लॉर्ड रिपन ने जब मेयोज रेजोल्यूशन के बाद लोकल बॉडीज की फील्ड में हुई प्रोग्रेस को रिव्यू किया तो पाया कि लोकल रेट्स और सेसेस की मदद से एक बड़ी इनकम जनरेट हो रही है और कुछ प्रोविंसेस ने इस इनकम के मैनेजमेंट को पूरी तरह लोकल बॉडीज को सौंपा हुआ है। इस तरह म्यूनिसिपैलिटीज का मेंबर और यूजफुलनेस दोनों ही बढ़ गए हैं। लेकिन अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में इनइक्वालिटी नजर आ रही है, यानी कि हर जगह प्रोग्रेस एक जैसी नहीं थी। बहुत सी सर्विसेज जिन्हें लोकल बॉडीज को दिया जा सकता था अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में ही थी। रिपन चाहते थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज के साथ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का वही प्रिंसिपल यूज करें जो लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। अपने कंट्रीब्यूशन के लिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह थे। लोकल बॉडीज का विकास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए ही नहीं बल्कि पॉपुलर और पॉलिटिकल एजुकेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी होना चाहिए। लोकल अफेयर्स को अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के थ्रू एडमिनिस्टर करने की पॉलिसी बनाई जाती है। इन्हें डेफिनेट ड्यूटीज और रेवेन्यू के सूटेबल सोर्सेज भी दिए जाते हैं। इन बॉडीज में नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी में रखा जाता है, जिन्हें अपॉइंट करने के लिए इलेक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते थे और लोकल बॉडीज के चेयरपर्सन्स भी सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही बन सकते थे। ऑफिशियल इंटरफेरेंस को मिनिमम रखने का फैसला किया जाता है और इसे सिर्फ लोकल बॉडीज के एक्ट्स को रिवाइज और चेक करने के लिए ही किया जा सकता था, न कि पॉलिसीज को डिक्टेट करने के लिए। कुछ केसेस जैसे कि लोन्स रेज करना, नई टैक्सेस इंपोज करना, रूल्स और बायलॉज को फ्रेम करना एटसेट्रा में ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव सैंक्शन की जरूरत थी। इस रेजोल्यूशन के आधार पर 1883 और 1885 के बीच बहुत से एक्ट्स पास किए गए थे,
जिन्होंने इंडिया में म्यूनिसिपल बॉडीज के कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स और फंक्शंस को बहुत हद तक बदल दिया था। लेकिन अभी भी इफेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज का सपना अधूरा ही था। एग्जिस्टिंग लोकल बॉडीज में बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और बहुत सी म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्टेड मेंबर्स माइनॉरिटी में ही थे। इसके अलावा फ्रेंचाइज बहुत ही लिमिटेड थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अभी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ही हेड कर रहे थे। साथ ही गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना हुआ था। वो कभी भी अपनी मर्जी से इन लोकल बॉडीज को सस्पेंड या सुपरसीड कर सकती थी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के व्यूज वाइसरॉय की तरह लिबरल नहीं थे। उन्हें लगता था कि इंडियंस सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अनफिट हैं। फिर 19th सेंचुरी के आखिरी कुछ डेकेड्स में इंपीरियलिज्म की पॉलिसी डोमिनेट करती है और इसी के एक बड़े समर्थक लॉर्ड कर्जन लोकल बॉडीज पर ऑफिशियल कंट्रोल बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हैं। इसके बाद 1908 में एक बार फिर डिसेंट्रलाइजेशन पर कमीशन अपॉइंट की जाती है, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1908। इस कमीशन के अनुसार लोकल बॉडीज की इफेक्टिव फंक्शनिंग में सबसे बड़ी समस्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमीशन अपने सुझाव देती है, जिसमें सबसे पहला सुझाव था कि विलेज पंचायत को और ज्यादा पावर्स दी जाएं, जैसे उन्हें पेटी केसेस में जुडिशियल पावर्स मिले, माइनर विलेज वर्क्स, स्कूल्स, फ्यूल और फॉडर रिजर्व्स पर खर्च करने की पावर मिले। इसके लिए पंचायत को एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा हर एक तालुका या तहसील में सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए, जिनकी पावर्स और रेवेन्यू सोर्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अलग रखने चाहिए। टैक्सेशन की पावर्स पर मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का सुझाव भी कमीशन देती है। साथ ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स द्वारा रेगुलर ग्रांट्स इन एड को खत्म करने की बात भी कहती है। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसे दिया जा सकता था। इसके साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज अगर चाहें तो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, रिलीफ, पुलिस और वेटरिनरी वर्क्स जैसे मैटर्स के चार्ज से कमीशन लोकल बॉडीज को रिलीव करने के लिए कहती है। कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ऑफिशियल व्यू देते हुए 1915 में गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन कहता है कि लोकल रेवेन्यूज इनइलास्टिक हैं और इन्हें फर्दर रिवाइज नहीं किया जा सकता। इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन के सुझाव सिर्फ पेपर पर ही रह जाते हैं और लोकल बॉडीज की कंडीशन वैसी ही बनी रहती है जैसे रिपन के समय में थी। इसके बाद 1918 में लोकल सेल्फ बॉडीज से रिलेटेड एक और रेजोल्यूशन पास किया जाता है, द रेजोल्यूशन ऑफ मई 1918। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि उनका एम इंडिया में ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को डेवलप करना है और इसके लिए पहला स्टेप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्फीयर में ही लिया जाना था। इसी अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए मई 1918 का ये रेजोल्यूशन इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिव्यू करता है। इसमें सजेस्ट किया जाता है कि लोकल बॉडीज के ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाएं और इन्हें सिर्फ नाम की नहीं बल्कि रियल अथॉरिटी भी दी जाए। साथ ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को विलेज पंचायत के डेवलपमेंट की शुरुआत करने के लिए भी कहा जाता है। 1918 के रेजोल्यूशन पर कोई स्टेप्स लिए जाते इससे पहले ही 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। इसमें लोकल बॉडीज की क्या पोजीशन रहती है, आइए जानते हैं। अंडर डायआर्की 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की लिस्ट में रखा गया था, यानी कि इस पर इलेक्टेड मेंबर्स का कंट्रोल था और सभी प्रोविंसेस को अपनी अपनी जरूरत के अनुसार लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए कहा गया था। लेकिन फाइनेंस रिजर्व्ड सब्जेक्ट था, यानी इस पर गवर्नर या एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का ही कंट्रोल था और फंड्स की कमी के कारण इंडियन मिनिस्टर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्षेत्र में ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाते। 1928 के साइमन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट में यूपी, बंगाल और मद्रास के अलावा और जगह पर विलेज पंचायत की प्रोग्रेस न होने की तरफ पॉइंट करती है। इसके साथ ही कमीशन एफिशिएंसी के नाम पर लोकल बॉडीज के ऊपर प्रोविंशियल कंट्रोल को बढ़ाने जैसा रेट्रोग्रेड स्टेप भी सजेस्ट करती है। साइमन कमीशन का यह भी मानना था कि इलेक्टेड मेंबर्स लोकल टैक्सेस को इम्पोज करने में रिलक्टेंट रहते हैं
और 1919 रिफॉर्म्स के बाद लोकल बॉडीज के फाइनेंस का मैनेजमेंट और खराब हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है। उस समय लोकल बॉडीज की कंडीशन में क्या चेंजेस आते हैं, आइए जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड आफ्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का और तेजी से विकास संभव होता है। पोर्टफोलियो फाइनेंस क्योंकि अब इलेक्टेड मिनिस्ट्रीज के पास था, इसलिए लोकल बॉडीज को डेवलप करने के लिए फंड्स अवेलेबल किए जा सकते थे। इसके साथ ही 1919 के बाद से प्रोविंशियल और लोकल टैक्सेशन में चला आ रहा डिमार्केशन भी खत्म कर दिया जाता है। इस दौरान प्रोविंसेस में नए एक्ट्स पास किए जाते हैं जो लोकल बॉडीज को और ज्यादा अथॉरिटी देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टैक्सेशन की पावर्स लगभग उसी लेवल पर रहती हैं जैसी रिपन के समय में थी। इसके अलावा 1935 के बाद लोकल बॉडीज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती हैं, जैसे कि ट्रेड्स, कॉलिंग्स, प्रोफेशंस और प्रॉपर्टी पर इनकी टैक्सेशन पावर्स को कम कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि आज़ादी मिलने तक लोकल बॉडीज का बहुत ही सीमित विकास हुआ था। इनके पास कोई रियल अथॉरिटी और पावर्स नहीं थी। ज्यादातर पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही डिराइव थी। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय लोकल बॉडीज को डेवलप करने के कुछ स्टेप्स तो जरूर लिए गए थे, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिशर्स का मेन मकसद और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ छोड़वाना था, ना कि इंडिया में लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी डेवलप करना। लॉर्ड रिपन जरूर कोशिश करते हैं कि इंडियंस को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा जाए। लोकल बॉडीज का सही मायनों में विकास आज़ादी के बाद ही हो पाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्ट करता है। इसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स के जरिए रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को और स्ट्रेंथन किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट आज भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें रेगुलर एवोल्यूशन जरूरी है। पुलिस, आर्मी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, आज हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के 3 फाउंडेशनल पिलर्स यानी कि पुलिस, आर्मी और जुडिशियल सिस्टम के एवोल्यूशन को समझेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की जरूरत के हिसाब से इनमें समय के साथ चेंजेस किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस सिस्टम की एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। दोस्तों, प्री कॉलोनियल इंडिया में यानी कि मुगल्स और दूसरे नेटिव स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ऑटोक्रेटिक नेचर की होती थी और उस समय कोई सेपरेट या फॉर्मल पुलिस सिस्टम नहीं हुआ करता था। मुगल रूल के समय फौजदार्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया करते थे। इसके साथ ही सिटीज में ये काम कोतवाल का होता था। यहां तक कि 1765 से 1772 तक बंगाल में ड्यूअल रोल के समय भी जमींदार्स को ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कई बार जमींदार्स अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट कर देते थे और कुछ जमींदार्स तो डेकॉइट्स के साथ मिलकर उनकी लूट में शेयर भी लेते थे। 1770 में फौजदार्स की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स एक बार फिर से फौजदार्स की इंस्टीट्यूशन को रिस्टोर करते हैं और जमींदार्स को इन्हें असिस्ट करने के लिए कहा जाता है। 1775 में बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के मेजर टाउन्स में फौजदार थानास को एस्टैब्लिश किया जाता है और बहुत से छोटे पुलिस स्टेशंस इन्हें असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में रेगुलर पुलिस फोर्स क्रिएट करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसके लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज भी कहा जाता है। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू करते हैं। इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग थाना यानी कि सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है। थाने का इंचार्ज इंडियन दारोगा को बनाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी को बनाया जाता है। जमींदार्स को उनकी पुलिस ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाता है। इस तरह एक इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद 1808 में लॉर्ड मेयो हर डिविजन्स के लिए एक एसपी अपॉइंट कर देते हैं और इनकी हेल्प के लिए बहुत से स्पाइज यानी कि गोएंडास को रखा जाता है।
लेकिन ये स्पाइज लोकल पीपल का काफी शोषण करते थे। 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एक ऑर्डर के जरिए दरोगाज और उनके सबऑर्डिनेट्स का अपॉइंटमेंट बंगाल के अलावा कंपनी की बाकी सभी टेरिटरीज में अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके बाद बेंटिंग के समय 1828 टू 1835 में एसपी की पोस्ट भी अबॉलिश कर दी जाती है। उसकी जगह अब कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट को पुलिस फोर्स हेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। यानी एक बार फिर फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है और हर डिवीजन के कमिश्नर को एसपी की तरह एक्ट करना होता है। ये अरेंजमेंट सफल नहीं रहता। इससे पुलिस फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाता है और कलेक्टर पर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। फिर 1860 में पुलिस कमीशन अपॉइंट की जाती है, जिसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर इंडियन पुलिस एक्ट 1861 पास होता है। इसके अनुसार सिविल कॉन्स्टेबुलरी का एक सिस्टम तैयार किया जाता है। प्रोविंस में इंस्पेक्टर जनरल को पुलिस का हेड बनाया जाता है। रेंज में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ये काम देखता है। वहीं डिस्ट्रिक्ट का हेड एक बार फिर से एसपी को बनाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ धीरे धीरे पुलिस डेकॉइटी और ठगी जैसे क्रिमिनल एक्ट्स पर लगाम लगाने में कामयाब होती है। लेकिन पुलिस से डील करते समय इनका एटीट्यूड अनसिंपैथेटिक ही रहता है। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए भी कई इंस्टेंसेस पर ब्रिटिशर्स पुलिस का यूज करते हैं। ब्रिटिशर्स ने ऑल इंडिया पुलिस का क्रिएशन नहीं किया था। 1861 का पुलिस एक्ट सिर्फ प्रोविंसेस में पुलिस सेटअप की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। हालांकि इसमें मेंशन्ड रैंक्स को यूनिफॉर्मली पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में एक और पुलिस कमीशन फॉर्म की गई थी। इसके हेड एंड्रू फ्रेजर थे। कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर प्रोविंसेस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी और सेंटर में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि सीआईबी को इस्टेब्लिश किया गया था। इनका इस्तेमाल इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये तो बात हो गई पुलिस फोर्स के एवोल्यूशन की, जिसने ब्रिटिश रूल को इंडिया में बनाए रखने में काफी हेल्प की थी। अब बात करते हैं ऐसी फोर्स की जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो पाया था और इतने समय कंटिन्यू रहा था, यानी कि आर्मी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दोस्तों, मिलिट्री इंडिया में कंपनी के रूल की बैकबोन हुआ करती थी। 1857 की क्रांति से पहले इंडिया में मिलिट्री फोर्सेस के दो सेपरेट बोर्ड्स ऑपरेट किया करते थे। पहला सेट ऑफ यूनिट, जिसे क्वींस आर्मी कहा जाता था, इंडिया में ड्यूटी पर आए सर्विंग ब्रिटिश ट्रूप्स का था, और दूसरा कंपनी के ट्रूप्स हुआ करते थे, जो यूरोपियन और नेटिव रेजिमेंट्स का मिक्सचर होते थे। क्वींस आर्मी क्राउन की मिलिट्री फोर्स का पार्ट हुआ करती थी। 1857 के बाद आर्मी का सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इस रीऑर्गेनाइजेशन के पीछे मुख्य कारण फिर से 1857 जैसी क्रांति होने से रोकना था। सबसे पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि आर्मी में यूरोपियन ब्रांच न्यूमेरिकली हमेशा इंडियन ब्रांच को डोमिनेट करे। इसके लिए बंगाल आर्मी में हर 2 इंडियन सोल्जर्स पर एक यूरोपियन सोल्जर का प्रोपोर्शन फिक्स किया जाता है, और बॉम्बे और मद्रास आर्मीज में ये प्रोपोर्शन 5 इंडियन सोल्जर्स पर 2 यूरोपियन सोल्जर्स का रहता है। इसके अलावा 1859 और 1879 की मिलिट्री कमीशंस 1/3 व्हाइट आर्मी के प्रिंसिपल पर इंसिस्ट करती हैं, जबकि 1857 से पहले ये व्हाइट आर्मी सिर्फ 14% हुआ करती थी। इसके साथ ही की जियोग्राफिकल लोकेशंस और डिपार्टमेंट्स जैसे कि आर्टिलरी, टैंक्स और आर्म्ड कोर में स्ट्रिक्ट यूरोपियन मोनोपोली मेंटेन की जाने लगी थी। यहां तक कि साल 1900 तक इंडियंस को राइफल्स भी इंफीरियर क्वालिटी की दी जाती थी, और इन हाईटेक डिपार्टमेंट्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इंडियंस को एंट्री नहीं दी गई थी। कोई भी इंडियन ऑफिसर रैंक तक नहीं पहुंच सकता था। 1914 तक इंडियंस के लिए हाईएस्ट रैंक सूबेदार ही हुआ करती थी। दोस्तों, आर्मी की इंडियन ब्रांच को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बेसिस पर भी रीऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके तहत मार्शल रेसेस और नॉन मार्शल रेसेस की आइडियोलॉजी फॉर्म की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अच्छे सोल्जर्स सिर्फ स्पेसिफिक कम्युनिटीज से ही आ सकते हैं,
ये आइडियोलॉजी पर्टिकुलरली लेट 1880s में डेवलप होना शुरू होती है, यानी कि 1887 से 1892 तक कमांडर इन चीफ रहे लॉर्ड रॉबर्ट्स के समय में। इसके साथ सिख्स, गोरखास और पठान्स जैसी कम्युनिटी से इनडिस्क्रिमिनेट रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को जस्टिफाई किया जाता है, क्योंकि इन ग्रुप्स ने 1857 की क्रांति को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, और साथ ही ये रिलेटिवली मार्जिनल सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, इसलिए इन पर नेशनलिज्म का इफेक्ट होने के चांसेस भी कम थे। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के सोल्जर्स जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया था, उन्हें नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके अलावा सभी रेजिमेंट्स में कास्ट और कम्युनल कंपनीज इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं और इंडियन रेजिमेंट्स को सोशो एथनिक ग्रुप्स का मिक्सचर बना दिया जाता है, जिससे ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहें। इसके साथ ही सोल्जर्स में नेशनलिस्ट फीलिंग्स की ग्रोथ को रोकने के लिए कम्युनल, कास्ट, ट्राइबल और रीजनल कॉन्शियसनेस को इनकरेज किया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया चार्ल्स वुड ने कहा था कि मैं डिफरेंट रेजिमेंट्स में अलग अलग और राइवल स्पिरिट चाहता हूं, जिससे जरूरत पड़ने पर बिना किसी संकोच के एक सिख हिंदू पर फायर कर सके और एक गोरखा दोनों में से किसी पर भी फायर कर सके। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिटिशर्स की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि सोल्जर्स को रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की लाइफ एंड थॉट्स से दूर रखा जाए। इसके लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस को सोल्जर्स तक पहुंचने से रोका जाता है। इस तरह 1857 के बाद आर्मी का पूरी तरह रीऑर्गेनाइजेशन करके ये इंश्योर किया जाता है कि इंडिया पर ब्रिटिश होल्ड कमजोर न हो पाए। साथ ही इंडियन आर्मी को एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए भी यूज किया जाता है। पुलिस और आर्मी जहां ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वहीं जुडिशियल सिस्टम इसे कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। इसलिए आइए ब्रिटिश रूल में जुडिशियल रिफॉर्म्स को भी समझ लेते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में जुडिशियल सिस्टम का ना कोई प्रॉपर प्रोसीजर हुआ करता था और ना ही लॉ कोर्ट्स का हाईएस्ट से लोएस्ट ग्रेडेशन में कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदूज के ज्यादातर केसेस को गांव की पंचायत या जमींदार संभाल लेते थे और मुस्लिम्स के लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट के रूप में उनके रिलीजियस लीडर काजी हुआ करते थे। इसके अलावा राजा और बादशाह को जस्टिस का फाउंटेन हेड समझा जाता था और वो अपनी समझ से न्याय करते थे। उसके लिए कोई फिक्स नियम या कानून अक्सर नहीं होते थे। रिकॉर्डेड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पर बेस्ड कॉमन लॉ सिस्टम की शुरुआत 1726 में होती है, जब मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मेयर्स कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। इसके बाद कंपनी का ट्रेडिंग पावर से रूलिंग पावर में ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ जुडिशियल सिस्टम में नए एलिमेंट्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस अलग अलग गवर्नर जनरल्स द्वारा किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुए रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहला जुडिशियल रिफॉर्म होता है जमींदार्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म करना। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवान अदालत और फौजदारी अदालत सेटअप करते हैं। दीवानी अदालत में सिविल केसेस ट्राई किए जाते थे और फौजदारी में क्रिमिनल केसेस। दीवानी अदालत को कलेक्टर यानी कि यूरोपियन ऑफिसर प्रिसाइड करता था और फौजदारी अदालत को इंडियन जज। इसके अलावा दीवानी अदालत में हिंदूज का केस हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था और मुस्लिम्स का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन फौजदारी अदालत में सभी का डिसीजन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही होता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भी सेटअप की गई थी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स मुस्लिम्स और हिंदू लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। 1776 में हिंदू कोड का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से पब्लिश भी हो जाता है। दोस्तों, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स।
इसके बाद जुडिशियल सिस्टम को फर्दर रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो आइए उनके रिफॉर्म्स को जानते हैं। रिफॉर्म्स अंडर कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, कॉर्नवालिस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि 1787 में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फिर से दीवानी अदालत का जज बना देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस न सिर्फ कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को रिस्टोर करते हैं, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मैजिस्टीरियल पावर दे देते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के एकदम उल्टा था। दूसरा रिफॉर्म 1790-92 के पीरियड में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करके उनकी जगह 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनमें से 3 बंगाल में थी और 1 बिहार में। और इन सर्किट कोर्ट्स में यूरोपियन ऑफिसर्स को ही जज अपॉइंट किया जाता है और इनको असिस्ट करते थे काजीज और मुफ्तीज। इससे पहले फौजदारी अदालत में इंडियंस को ही जज अपॉइंट किया जाता था। हम कह सकते हैं कि यहां से जुडिशियल सिस्टम में से इंडियंस को अलग करने की शुरुआत हो जाती है और रेसिज्म की झलक दिखने लगती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म था उनका 1793 का कॉर्नवालिस कोड। इस कोड में उनके सभी रिफॉर्म्स फाइनल शेप लेते हैं और ये प्राइमरीली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। कॉर्नवालिस को रियलाइज होता है कि कलेक्टर्स के हाथ में जुडिशियल पावर्स देना सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी, क्या वो रेवेन्यू के केसेस को इम्पार्शियली डिसाइड कर सकते थे? इसलिए कॉर्नवालिस कोड में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कलेक्टर्स की सभी जुडिशियल और मैजिस्टीरियल पावर्स को खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज नाम से एक नए ऑफिसर क्लास की शुरुआत की जाती है। साथ ही कॉर्नवालिस कोर्ट फीस को भी अबॉलिश करते हैं। यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ज्यूरिसडिक्शन में लाया जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उनके ऑफिशियल एक्शंस के लिए सिविल कोर्ट्स में आंसरेबल बनाया जाता है। कॉर्नवालिस कोड के जरिए सॉवरेनिटी ऑफ लॉ का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होता है। इतने सालों से चला आ रहा सिस्टम अब पूरी तरह बदल चुका था। कम से कम पेपर पर तो अब कास्ट, क्लास या रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता था। कॉर्नवालिस के बाद विलियम बेंटिंक जुडिशरी में कुछ मेजर रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। रिफॉर्म्स अंडर विलियम बेंटिंक 1828 टू 1833। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम को फर्दर रिफॉर्म करने का काम विलियम बेंटिंक ने किया था। सबसे पहले वो कॉर्नवालिस द्वारा सेटअप प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील और सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश कर देते हैं, क्योंकि इन कोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा काम हो गया था और इनमें फॉलो किए जाने वाला जुडिशियल प्रोसीजर भी काफी जटिल था, जिसकी वजह से अक्सर जस्टिस मिलने में डिले होता था और अनसर्टेनिटी भी बनी रहती थी। बेंटिंक इन कोर्ट्स की ड्यूटीज मैजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स को ट्रांसफर कर देते हैं और इनके सुपरविजन के लिए कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो इलाहाबाद में सेपरेट सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत इस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से यूपी और दिल्ली के लोगों को अपील के लिए अब कैलकाटा जाने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, अभी तक कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी। बेंटिंक हायर कोर्ट्स में पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस कर देते हैं और इसके साथ ही लोअर कोर्ट्स में पर्शियन के साथ साथ वर्नैक्युलर लैंग्वेज में केस फाइल करने का ऑप्शन भी दे देते हैं। इस तरह से विलियम बेंटिंक ने जुडिशियल सिस्टम को इंडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की थी। बेंटिंक के बाद भी जुडिशियल सिस्टम में समय समय पर कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। आइए उनको भी समझ लेते हैं। रिफॉर्म्स आफ्टर बेंटिंक। दोस्तों, 1833 में इंडियन लॉज के कोडिफिकेशन के लिए लॉर्ड मकॉले के चेयरमैनशिप में लॉ कमीशन अपॉइंट की गई थी, जिसके एफर्ट से 1859 में सिविल प्रोसीजर कोड, 1860 में इंडियन पीनल कोड और 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तैयार हुआ था। 1865 में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को मर्ज करके कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में 3 हाई कोर्ट्स बना दिए गए थे। इसके बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन था।
इसे 1937 में सेटअप किया गया था। इसका ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट्स के बीच डिस्प्यूट्स को सेटल करना और हाई कोर्ट से अपील्स पर सुनवाई करना था। जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा तो हो गई, अब इनका इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं। आखिर ये रिफॉर्म्स कहां तक सफल थे? इवैल्यूएशन। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के समय एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल सिस्टम के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि इसके द्वारा इंडिया में रूल ऑफ लॉ की स्थापना होती है। इसके अलावा रिलीजियस और रूलर्स के पर्सनल कानून की जगह कोडिफाइड लॉज आ जाते हैं। इनके जरिए सोसाइटी में प्रेवलेंट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे अब कास्ट के बेसिस पर अलग कानून नहीं था, लॉ के सामने सब बराबर हो जाते हैं। यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी इसके ज्यूरिसडिक्शन में लाया गया था। हालांकि क्रिमिनल केसेस में सिर्फ यूरोपियन जजेस ही उनके केस की सुनवाई कर सकते थे। इसके साथ ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी सिविल कोर्ट्स में आंसरेबल बनाया जाता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला नेगेटिव ये था कि जुडिशियल सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव हो जाता है। रिच लोग इसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने लगते हैं। फॉल्स एविडेंस और धोखेबाजी का काफी स्कोप नजर आता है। लिटिगेशन लंबा समय लेने लगती है, जिसका रिजल्ट डिलेड जस्टिस होता है। कोर्ट्स ओवरबर्डन होने लगते हैं। इसके अलावा यूरोपियन जजेस अक्सर इंडियन यूसेज और ट्रेडिशन से फेमिलियर नहीं होते थे। साथ ही जुडिशियल सिस्टम का यूज कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा किया जाता है और नेटिव्स को न्याय देने के लिए कम। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह इंडिविजुअल ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की समझ और कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए पुलिस, आर्मी और जुडिशरी का एवोल्यूशन होता है और ये इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के मजबूत पिलर्स बनकर उभरते हैं। हालांकि पूरी कोशिश के बाद भी ब्रिटिशर्स नेशनलिज्म की वेव को इन तक पहुंचने से नहीं रोक पाते और फाइनली जब आर्मी और पुलिस फोर्स में नेशनलिस्ट फीलिंग्स नजर आने लगती हैं, तो ब्रिटिशर्स को समझ आ जाता है कि उनका रूल अब और ज्यादा नहीं चल सकता। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान ही हुई थी। उससे पहले तक एजुकेशन गुरुकुल्स, मदरसास और मकतब्स के थ्रू दी जाती थी, जिसमें रिलीजियस एजुकेशन के साथ ग्रामर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एटसेट्रा जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा ट्रेडिशनल कास्ट और आर्टिजन्स गिल्ड्स के द्वारा वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश रूल के दौरान किस तरह एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट इंडिया में होता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश रूल के शुरुआती सालों में प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा एजुकेशन फील्ड में कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं, जैसे कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स पर्शियन और अरबिक की लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कैलकाटा मदरसा की स्थापना करते हैं और 1791 में जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत करते हैं। इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन को प्रमोट करने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया जाता। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप किया था। इसे कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। हालांकि 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया। ऑफिशियल तौर पर ब्रिटिशर्स द्वारा एजुकेशन के डेवलपमेंट की तरफ कदम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद लिए जाते हैं, क्योंकि इस एक्ट में इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एनुअली 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक डिबेट शुरू हो जाती है, जिसे ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी कहा जाता है। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। जब बात इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट की आती है, तो सवाल ये उठता है कि ये एजुकेशन इंडियन होगी या वेस्टर्न, और इसे वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में इम्पार्ट किया जाएगा या इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको लेकर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप ओरिएंटलिस्ट्स का था और दूसरा एंग्लिसिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप, जिसमें प्रिंसेप ब्रदर्स जैसे स्कॉलर्स आते थे, इनका मानना था कि इंडियन लैंग्वेजेस में इंडियन सब्जेक्ट्स की नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए
वहीं एंग्लिसिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के मीडियम से वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करने के सपोर्टर थे। इस डिबेट को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस अपॉइंट करती है। शुरुआत में तो इस कमेटी को ओरिएंटलिस्ट ग्रुप डोमिनेट करता है और ये लोग कैलकाटा में संस्कृत कॉलेज, आगरा और दिल्ली में 2 और ओरिएंटल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने का प्रोग्राम तैयार करते हैं। इसके साथ ही इंडिजिनस लर्निंग को प्रमोट करने के लिए गुरुकुल्स और मदरसाज को पेट्रनेज देने का भी फैसला करते हैं। लेकिन जल्दी ही सिचुएशन एंग्लिसिस्ट ग्रुप के फेवर में टर्न हो जाती है जब 1828 में यूटिलिटेरियन रिफॉर्मिस्ट विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनते हैं और 1834 में लॉर्ड मैकॉले को जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। मैकॉले पूरी तरह से इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में थे। 2 फरवरी 1835 को वो अपने फेमस मैकॉले मिनट्स पब्लिश करते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप करने का फैसला लिया जाता है। ये इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन का ब्लूप्रिंट बनता है। मैकॉले के अनुसार एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की सिंगल शेल्फ पूरी ओरिएंटल लिटरेचर के बराबर है। बेंटिंग 7 मार्च 1835 को ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मैकॉले के प्रपोजल्स को एंडोर्स कर देते हैं। इस तरह इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है। एजुकेशन फील्ड में अगली डेवलपमेंट 1854 में देखने को मिलती है। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। 1854 में इन्होंने इंडिया में फ्यूचर एजुकेशन की स्कीम को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्पैच या डॉक्यूमेंट तैयार किया था। इसे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी मेन रिकमेंडेशंस इस तरह से थीं। सबसे पहले तो ये डिक्लेयर करता है कि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी का एम वेस्टर्न एजुकेशन की टीचिंग देना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर ये कहता है कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही परफेक्ट मीडियम है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के मीडियम को सजेस्ट करता है। ये विलेज लेवल पर वर्नाक्युलर प्राइमरी स्कूल्स, उसके बाद एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल्स और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एफिलिएटेड कॉलेज सेटअप करने का सुझाव देता है। साथ ही इसमें एजुकेशन की फील्ड में प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स इन एड सिस्टम का आइडिया भी प्रपोज किया गया था। कंपनी टेरिटरीज के सभी 5 प्रोविंसेस में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसका काम प्रोविंस में एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करना और गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना था। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल दिया गया था। इसके साथ ही इसमें वोकेशनल इंस्ट्रक्शन और टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने पर भी एम्फसाइज किया गया था। वुड्स डिस्पैच वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात भी करता है। इसकी लगभग सभी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था। वुड्स डिस्पैच के आइडियल्स और मेथड्स आने वाले लगभग 5 डेकेड्स तक एजुकेशन की फील्ड को डोमिनेट करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न सिस्टम इंडिजिनस सिस्टम को रिप्लेस कर देता है। एजुकेशन के फील्ड में अगला कमीशन 1882 में फॉर्म किया जाता है, द हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83। 1882 में एजुकेशन के फील्ड में वुड्स डिस्पैच के बाद हुई प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है। इसे W हंटर की लीडरशिप में फॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे हंटर कमीशन बोला जाता है। कमीशन को मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की फील्ड में सुझाव देने के लिए कहा गया था। इसलिए इंडियन यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग में कमीशन इंक्वायर नहीं करती है। इसकी मेन रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह थीं। प्राइमरी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन में स्टेट के स्पेशल रोल को एम्फसाइज किया गया था। साथ ही प्राइमरी एजुकेशन के कंट्रोल को न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को देने का प्रस्ताव रखा गया था। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 2 डिविजन्स बनाने का सुझाव था। पहला लिटरेरी, जो यूनिवर्सिटी तक जाएगा, और दूसरा वोकेशनल, जिसमें कमर्शियल करियर्स की तैयारी कराई जाएगी। कमीशन फीमेल एजुकेशन को लेकर इनएडिक्वेट फैसिलिटीज की तरफ भी ध्यान देने को कहता है। अगले 2 डेकेड्स में तेजी से सेकेंडरी एजुकेशन का स्प्रेड होता है, जिसमें इंडियंस का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा
1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात तो हंटर कमीशन ने कर ली थी। इसके बाद अब नेक्स्ट कमीशन स्पेशली इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए फॉर्म किया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही इंडिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ने लगता है। ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगता है कि प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्तर गिर चुका है और यहां से पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज पैदा हो रहे हैं। इसलिए 1902 में लॉर्ड कर्जन रेले कमीशन अपॉइंट करते हैं। इसका एम इंडियन यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव करने के लिए मेजर सजेस्ट करना था। इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास किया जाता है, जिसके अनुसार यूनिवर्सिटीज को स्टडी और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता है। यूनिवर्सिटी के फेलोज का नंबर कम कर दिया जाता है और ऑफिस में इनका पीरियड भी रिड्यूस कर दिया जाता है। साथ ही ज्यादातर फेलोज को गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस को वीटो करने और खुद अपनी तरफ से रेगुलेशंस पास करने की पावर भी आ जाती है। प्राइवेट कॉलेज के एफिलिएशंस की कंडीशंस को और स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। साथ ही हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव करने के लिए अगले 5 साल तक पर एनम 5 लाख रुपए सैंक्शन किए जाते हैं। इस एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए कर्जन क्वालिटी और एफिशिएंसी का रीजन देते हैं, लेकिन उनका असली मकसद तो इंडियन स्टूडेंट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड होने से रोकना था। इंडियन लीडर्स इसे इंपीरियलिज्म को स्ट्रेंथन करने और नेशनलिस्ट फीलिंग्स को सैबोटाज करने का अटेम्प्ट मानते हैं। गोखले इसे एक रेट्रोग्रेड मेजर कहते हैं। इसके बाद 1913 में गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक रेजोल्यूशन पास करती है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। वह ये था कि 1906 में बड़ौदा के प्रिंसली स्टेट ने अपनी टेरिटरीज में कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद नेशनल लीडर्स ब्रिटिश इंडिया में भी ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे। गोखले ने इस इश्यू को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रेज किया था, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी पर अपने 1913 के रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट कंपल्सरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देती है। हालांकि इलिटरेसी रिमूव करने की पॉलिसी को जरूर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। साथ ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा जाता है कि वो पुअरर और बैकवर्ड सेक्शंस को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देने की तैयारी करें। इसके लिए प्राइवेट एफर्ट्स को इनकरेज करना था और सेकेंडरी स्कूल्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना था। साथ ही हर प्रोविंस में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का डिसीजन भी लिया जाता है। इसके बाद 1917 में एक और कमीशन फॉर्म की जाती है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19। इस कमीशन को कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी और रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म किया गया था, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस बाकी यूनिवर्सिटीज पर भी एप्लीकेबल थी। कमीशन ने स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक एंटायर फील्ड को रिव्यू किया था। इसका मानना था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए पहले सेकेंडरी एजुकेशन का इंप्रूव होना जरूरी है। अपनी रिपोर्ट में इसने बहुत से सुझाव दिए थे, जैसे कि स्कूल कोर्स 12 साल का होना चाहिए, स्टूडेंट्स को मैट्रिक की जगह इंटरमीडिएट स्टेज के बाद यूनिवर्सिटी में 3 ईयर डिग्री कोर्स के लिए एंटर करना चाहिए। साथ ही सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस की फ्रेमिंग में रिजिडिटी कम होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी की तरह फंक्शन करना चाहिए, न कि स्कैटर्ड एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरह। इसके साथ ही फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और प्रोफेशनल और वोकेशनल कॉलेजेस को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहिए। 1920 में गवर्नमेंट सैडलर रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फॉरवर्ड करती है और इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है। सैडलर कमीशन के बाद 1929 में हार्टॉग कमेटी का फॉर्मेशन होता है। हार्टॉग कमेटी 1929
स्कूल्स और कॉलेजेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने से एजुकेशन स्टैंडर्ड्स गिरने लगते हैं। इसलिए एजुकेशन के डेवलपमेंट पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टॉग कमेटी को सेटअप किया जाता है। इसकी मेन रिकमेंडेशंस इस तरह से थीं। पहला सुझाव था कि प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी कंपल्शन या हेस्टी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा ये था कि सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज तक जाना चाहिए, जबकि एवरेज स्टूडेंट्स को 8th स्टैंडर्ड के बाद वोकेशनल कोर्सेज की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए एडमिशन्स को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आइए अब ब्रिटिश रूल के दौरान आए लास्ट एजुकेशन प्लान की तरफ चलते हैं। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सार्जेंट प्लान को 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा तैयार किया गया था। इसकी मेजर रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से थीं। इसमें 3 से 6 साल के एज ग्रुप के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 साल के एज ग्रुप के लिए फ्री, यूनिवर्सल और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 से 17 साल के सिलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए हाई स्कूल एजुकेशन और फिर हायर सेकेंडरी के बाद 3 साल की यूनिवर्सिटी कोर्स का सुझाव था। हाई स्कूल 2 तरह के होने थे, पहला एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल और वोकेशनल। इसके अलावा एडिक्वेट टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट्स एजुकेशन को रेकमेंड किया गया था। इंटरमीडिएट कोर्स को अबॉलिश करने का प्रस्ताव था। इसमें 20 साल के अंदर एडल्ट लिटरेसी को खत्म करने का टारगेट दिया गया था। इसके साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन और फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड के लिए एजुकेशन पर भी स्ट्रेस किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि 40 साल के अंदर इंडिया में इंग्लैंड के जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन हो जाना चाहिए। ये प्लान काफी बोल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तो था, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी मेथोडोलॉजी प्रपोज नहीं की गई थी। ये तो बात हो गई एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट कमीशंस और प्लान्स की। आइए अब एजुकेशन की ब्रिटिश पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन के एक्सपेंशन को लेकर जो मेजर्स लिए थे वो पूरी तरह इनएडिक्वेट थे, और दूसरा, इनके पीछे उनका मकसद इंडियंस की भलाई करना तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर क्या रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट किया? इसमें सबसे पहला कारण था एनलाइटेंड इंडियंस, क्रिश्चियन मिशनरीज और ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स की तरफ से मॉडर्न एजुकेशन के फेवर में किया गया एजिटेशन। दूसरा कारण था एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एजुकेटेड इंडियंस की चीप सप्लाई। इसके अलावा ब्रिटिशर्स का यह भी मानना था कि एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए डिमांड भी क्रिएट करेंगे। साथ ही एक व्यू यह भी था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को ब्रिटिश रूल एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें ब्रिटिश कॉन्करर्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ग्लोरीफाई किया जाता था। इस तरह ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन का यूज इंडिया में अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए करना चाहते थे। वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट के साथ ही इंडियन लर्निंग के ट्रेडिशनल सिस्टम का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि इसे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता, स्पेशली 1844 के बाद, जब यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए इंग्लिश की नॉलेज होना